हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एनावर यानी ऑक्सेंडोलोन के बारे में। इसका एंड्रोजेनिक स्कोर है 24 और इसका एनाबॉलिक स्कोर है 322 टू 630। मानक की बात करें तो यह ओरल यानी मुंह से लिया जाने वाला मिथाइल टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड है। इसका रासायनिक नाम है 17B हाइड्रोक्सी 17A मिथाइल 2 ऑक्सा 5A एंडोस्टेन 31 है। ये एस्ट्रोजेनिक और प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी भी शो नहीं करता। दोस्तों, ऑक्सेंडोलोन एक ओरल एनाबॉलिक स्टेरॉयड है जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से प्राप्त किया गया है। इसे इस तरह से बनाया गया कि इसके एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक प्रभावों के बीच बहुत अधिक अंतर हो तथा इसमें कोई महत्वपूर्ण एस्ट्रोजेनिक या प्रोजेस्टेनिक एक्टिविटी न हो। अन्य मौखिक स्टेरॉयड्स के साथ तुलना की जाए तो ऑक्सेंडोलोन को अपेक्षाकृत हल्का माना जाता है। इसे ताकत और मांसपेशियों के आकार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। मिलीग्राम के हिसाब से परीक्षणों में पाया गया कि इसमें टेस्टोस्टेरोन की तुलना में लगभग 6 गुना तक अधिक एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जबकि इसकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी काफ़ी कम पाई गई। यह दवा डाइटिंग करने वाले बॉडी बिल्डर्स और प्रतिस्पर्धी एथलीट्स के बीच लोकप्रिय बताई गई है, विशेष रूप से स्पीड एनारोबिक वाले खेलों में। इसका कारण यह बताया गया कि यह फैट और वाटर रिटेंशन करे बिना टिश्यू वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखती है, जो इन लोगों के लक्ष्यों के अनुकूल मानी जाती है। दोस्तों, अब हम इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सेंडोलोन का पहली बार वर्णन 1962 में किया गया था। इसके बाद इसे कुछ वर्षों बाद दवा के रूप में विकसित किया गया। इसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जीडी सेरल एंड कंपनी ने विकसित किया था, जिसे अब पेफिजेर नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिका तथा नीदरलैंड में एनेवर नाम से बेचा गया। ऑक्सेंडोलोन को एक बोतल का ओरल एनाबॉलिक स्टेरॉयड बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिसे महिलाओं और बच्चों द्वारा भी अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सके। इस मामले में सेरल काफ़ी हद तक सफल भी रही, क्योंकि एनेवर ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में उपचार के दौरान अच्छी इफेक्टिवनेस और आसानी से सहन की जाने वाली क्षमता प्रदर्शित की। अपने शुरुआती वर्षों में एनेवर का उपयोग कई चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इनमें सर्जरी के बाद वेट गेन, चोट, संक्रमण के कारण या बिना किसी स्पष्ट कारण के वेट लॉस होना या ओस्टियोपोरोसिस से पीड़ित मरीजों में हड्डियों का घनत्व को बनाए रखने में सहायता करना शामिल था। इसके अलावा इसे कुछ अन्य परिस्थितियों के उपचार के लिए भी दिया गया था, जैसे एड्स से होने वाली अत्यधिक कमजोरी, वजन का कम होना, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लड़कियों में टर्नर सिंड्रोम, लड़कों में शारीरिक विकास का कम होना और यौवनावस्था में देरी। ऑक्सेंडोलोन को कुछ चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध पाया जाता है। इसकी संरचना और खुराक देश और निर्माता के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मूल एनेवर ब्रांड में प्रति टैबलेट 2.5 mg स्टेरॉयड होता था। ऑक्सेंडिन में प्रति टैबलेट 2.5 mg या 10 mg होता है। अन्य आधुनिक ब्रांड्स में आमतौर पर प्रति टैबलेट 2.5 mg या 5 mg या 10 mg ऑक्सेंडोलोन होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ऑक्सेंडोलोन शरीर में एरोमेटाइज नहीं होता, जिससे एस्ट्रोजेनिक तथा प्रोजेस्टेशनल गतिविधि भी नहीं होती। इसलिए इस स्टेरॉयड का उपयोग करते समय एंटी एस्ट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती तथा संवेदनशील व्यक्तियों में भी गायनेकोमेस्टिया यानी पुरुषों में स्तन उत्तक का बढ़ना चिंता का विषय नहीं होता। आमतौर पर एस्ट्रोजन वाटर रिटेंशन का प्रमुख कारण होता है। इसलिए ऑक्सेंडोलोन शरीर में एक्सेस वाटर रिटेंशन किए बिना एक लीन और अच्छी गुणवत्ता वाला शारीरिक रूप प्रदान करता है। इसी कारण इसे कटिंग साइकिल के दौरान उपयोग करने के लिए अनुकूल स्टेरॉयड माना जाता है, जब पानी और वसा का जमा होना बड़ी चिंता का विषय होता है। ऑक्सेंडोलोन ताकत और गति वाले खेलों जैसे स्प्रिंटिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक के खिलाड़ियों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। ऐसे खेलों में आमतौर पर खिलाड़ी शरीर पर एक्सेस वाटर रिटेंशन बॉडी वेट नहीं रखना चाहता। अब हम बात करेंगे एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हालांकि इसे एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, फिर भी इस पदार्थ के कारण एंड्रोजेनिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इनमें तैलीय त्वचा, मुहासे तथा चेहरे के बालों में वृद्धि हो सकती है। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या को भी बढ़ा सकता है। महिलाओं को एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड्स के संभावित विरिलाइजेशन इफेक्ट के बारे में चेतावनी दी जाती है। इनमें आवाज़ का भारी होना, गहरा होना, मासिक धर्म में अनियमितता, त्वचा की बनावट में बदलाव, चेहरे के बालों का बढ़ना और क्लिटोरिस का बढ़ना शामिल हो सकते हैं।
ऑक्सेंडोलोन एक ऐसा स्टेरॉयड है जिसकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी उसके मसल बिल्डिंग वाले प्रभावों की तुलना में कम होती है। इसलिए इसके स्ट्रॉन्ग एंड्रोजेनिक दुष्प्रभावों की संभावना की सीमा टेस्टोस्टेरोन, मेथेंड्रोस्टेनोलोन और फ्लुओक्सीमेस्टोन जैसे अधिक एंड्रोजेनिक पदार्थों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से उत्पन्न होता है, जिससे यह अपेक्षाकृत कम एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड बनाता है, क्योंकि इसमें 5 अल्फा रेडुक्टाइज एंजाइम के साथ प्रतिक्रिया करने और इससे अधिक शक्तिशाली डाइहाइड्रो रूप में परिवर्तित होने की क्षमता नहीं होती। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके लीवर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। ऑक्सेंडोलोन एक C17 अल्फा एल्कलाइलेटेड यौगिक है। यह परिवर्तन इसलिए किया जाता है ताकि दवा को लीवर द्वारा निष्क्रिय किए जाने से बचाया जा सके तथा मुंह से लेने के बाद दवा को अधिक से अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह में पहुंचाया जा सके। C17 अल्फा एल्कलाइलेटेड एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स लीवर के लिए विषाक्त हो सकता है। लंबे समय तक या अधिक मात्रा में इनके संपर्क से लीवर को नुकसान हो सकता है। दुर्लभ मामलों में यकृत की ऐसी खराबी विकसित हो सकती है जो जानलेवा साबित हो सकती है। प्रत्येक स्टेरॉयड साइकिल के दौरान समय समय पर डॉक्टर से मिलकर लीवर फंक्शन और सामान्य स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह दी जाती है। C17 अल्फा एल्कलाइलेटेड स्टेरॉयड्स का सेवन आमतौर पर 6 से 8 सप्ताह तक सीमित किया जाता है ताकि यकृत पर बढ़ते तनाव से बचा जा सके। ऑक्सेंडोलोन अन्य C17 अल्फा एल्कलाइलेटेड स्टेरॉयड्स की तुलना में यकृत पर कम तनाव पैदा करता हुआ दिखाई देता है। ऑक्सेंडोलोन अन्य C17 अल्फा एल्कलाइलेटेड ओरल स्टेरॉयड्स की तरह यकृत द्वारा व्यापक रूप से मेटाबोलाइज नहीं होता, जो इसकी कम हेपेटोटॉक्सिटी का एक कारण हो सकता है। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि इस यौगिक का 1/3 से अधिक हिस्सा मूत्र में बाहर निकलते समय भी अपरिवर्तित रहता है। एक अन्य अध्ययन में ऑक्सेंडोलोन की तुलना एक अन्य एल्कलाइलेटेड दवाओं जैसे मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, नोरेथेंड्रोलोन, फ्लोक्सीमेस्ट्रोन और मेथेंड्रियोल शामिल थे से की गई। अध्ययन में पाया गया कि परीक्षण की गई दवाओं में ऑक्सेंडोलोन ने सल्फोब्रोमोफेथिलीन, जिसे BSP कहते हैं, का रिटेंशन सबसे कम पैदा किया। BSP का उपयोग यकृत पर पड़ने वाले तनाव के एक संकेतक के रूप में किया जाता है। 20 mg ऑक्सेंडोलोन ने फ्लुओक्सीमेस्ट्रोन की समान मात्रा की तुलना में 72 कम BSP रिटेंशन पैदा किया। यह एक उल्लेखनीय अंतर है क्योंकि दोनों ही C17 अल्फा एल्कलाइलेटेड हैं। आगे के अध्ययन अगर हम देखें तो हाल के अध्ययन में 262 HIV पॉजिटिव पुरुषों को ऑक्सेंडोलोन की बढ़ी हुई मात्रा 20 mg, 40 mg और 80 mg प्रतिदिन दी गई। दवा 12 सप्ताह तक दी गई। 20 mg प्रतिदिन लेने वाले समूह में AST, ALT लीवर एंजाइम्स के स्तरों में हेपेटोटॉक्सिटी की कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नहीं देखी गई। 40 mg लेने वाले पुरुषों में लीवर एंजाइम के स्तर में औसतन 30 से 50% की वृद्धि देखी गई। 80 mg लेने वाले समूह में लगभग 50 to 100 mg की वृद्धि देखी गई। 40 mg समूह के लगभग 10 से 11% मरीजों में AST और ALT के आधार पर WHO ग्रेड 3 और 4 विषाक्तता देखी गई। 80 mg समूह में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 15% हो गया। ऑक्सेंडोलोन से गंभीर हेपेटोटॉक्सिटी की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, हालांकि ये अध्ययन संकेत देते हैं कि यह एक अन्य एल्कलाइलेटेड एजेंटों की तुलना में मापने योग्य रूप से अधिक सुरक्षित हो सकता है। दोस्तों, किसी भी हेपेटोटॉक्सिक एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स के उपयोग के दौरान लीवर स्टेबिल, लीवर 52, एसेंशियल फूड जैसे लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट का लेना जरूरी है। अगर इसके हृदय पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बात करें तो एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करने और LDL खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की प्रवृत्ति शामिल होती है। इससे HDL और LDL के बीच संतुलन इस दशा में बदल सकता है जिससे दिल की धमनियों में प्लाक जमने का जोखिम बढ़ जाता है। किसी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स का रक्त के लिपिड पर प्रभाव उसकी खुराक लेने के तरीके, यानी वो मुंह से ले रहा है या इंजेक्शन से ले रहा है, स्टेरॉइड के प्रकार, यानी वो एरोमेटाइजेबल है या नॉन एरोमेटाइजेबल है, और शरीर में उसके यकृत द्वारा मेटाबोलाइज होने के प्रतिरोध पर निर्भर करता है।
ऑक्सेंडोलोन यकृत में कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट पर मजबूत प्रभाव डालता है क्योंकि इसकी संरचना इसे यकृत में टूटने से अपेक्षाकृत रेजिस्टेंस बनाती है। यह नॉन एरोमेटाइजेबल है और इसे ओरल रूप से लिया जाता है। एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड को भी प्रभावित कर सकते हैं, रक्त वाहिकाओं की सामान्य रिलैक्सेशन को कम कर सकते हैं और हृदय के बाएं वेंट्रिकल की मांसपेशी को मोटा कर सकते हैं। ये सभी प्रभाव हृदय संबंधी बीमारी और हार्ट अटैक के जोखिम को संभावित रूप से बढ़ा सकते हैं। ऑक्सेंडोलोन एक ओरल C17 एल्कलाइडेटेड ओरल स्टेरॉइड है, इसलिए इस संबंध में एस्ट्रिफाइड इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन या नेंड्रोलोन जैसे स्टेरॉइड की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। हृदय संबंधी तनाव को कम करने के लिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज की जाए, सैचुरेटेड फैट और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का सेवन कम किया जाए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम किया जाए। सक्रिय एनाबॉलिक स्टेरॉइड के उपयोग के दौरान इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए तथा साथ में फिश ऑयल 4 ग्राम प्रतिदिन तथा लिपिड स्टेबल आदि भी लेने की सिफारिश की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को सुप्रेस करने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सभी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स जब मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में दी जाते हैं तो ये सब शरीर में बनने वाले प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को सुप्रेस करते हैं। HIV पॉजिटिव पुरुषों पर किए गए अध्ययन में 20 mg या 40 mg प्रतिदिन 12 सप्ताह लेने से रक्त में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में 45% की कमी हुई। 80 mg लेने वाले समूह में टेस्टोस्टेरोन में लगभग 66% की कमी देखी गई। इसी तरह LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उत्पादन में भी कमी देखी गई। 20 mg और 40 mg की खुराक से LH में लगभग 25 to 30% की कमी हुई, जबकि 80 mg लेने वाले समूह में 50% से अधिक की कमी देखी गई। इसके अतिरिक्त जिन लड़कों में यौवनावस्था देर से शुरू हुई उन पर किए गए अध्ययनों में केवल 2.5 mg प्रतिदिन की मात्रा से भी शरीर के प्राकृतिक LH और टेस्टोस्टेरोन में महत्वपूर्ण सुप्रेशन देखा गया। टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेटिंग दवाओं के हस्तक्षेप के बिना दवा बंद करने के बाद टेस्टोस्टेरोन का सामान्य स्तर 1 से 4 महीनों के भीतर सामान्य रूप से लौट आता है। हालांकि ध्यान दें कि लंबे समय तक स्टेरॉइड के दुरुपयोग से हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म विकसित हो सकता है, जिसके लिए चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। पुरुषों को दी जाने वाले डोज के बारे में अगर हम बात करें तो एनावर के लिए मूल प्रिस्क्राइबिंग दिशा निर्देशों में प्रतिदिन 2.5 mg से 20 mg की खुराक बताई गई थी, जिसमें 5 to 10 mg प्रतिदिन सबसे सामान्य था। आमतौर पर इसे 2 से 4 सप्ताह की अवधि के लिए लेने की सलाह दी जाती थी, हालांकि कभी-कभी इसे 3 महीने तक भी लिया जाता था। शारीरिक प्रदर्शन बढ़ाने वाले उद्देश्यों के लिए सामान्यतः 15 to 25 mg प्रतिदिन 6 से 8 सप्ताह तक लेने का उल्लेख मिलता है। ऑक्सेंडोलोन से अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए अक्सर अन्य स्टेरॉइड्स के साथ मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए मांसपेशियों का आकार बढ़ाने या बल्किंग के दौरान इसमें प्रति सप्ताह 200 to 400 mg टेस्टोस्टेरोन एस्टर जैसे साइपोनेट, एंथनेट या प्रोपेनेट जोड़ा जाता है। इससे नई मांसपेशियों के साइज में काफ़ी वृद्धि हो सकती है और वो वाटर रिटेंशन के बिना। कटिंग फेज में ऑक्सेंडोलोन को किसी नॉन एरोमेटाइजेबल स्टेरॉइड्स के साथ मिलाने का उल्लेख मिलता है, जैसे प्रति सप्ताह 150 mg ट्रेनबोलोन एस्टर या 200 to 300 mg प्राइमाबोलान। ऐसे कॉम्बिनेशन को शरीर की डेफिनेशन और मस्कुलैरिटी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बीच का विकल्प अर्थात लीन बॉडी मास गेन के लिए 200 to 40 mg प्रति सप्ताह किसी कम एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड जैसे डेकाड्यूरोबोलिन या इक्विपोज का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं के लिए एनावर ऑक्सेंडोलोन की अलग से खुराक की सिफारिश नहीं दी गई है। हालांकि यह बताया जाता है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती हैं उन्हें इस दवा के प्रयोग से बचना चाहिए। कई स्टेरॉइड्स के मर्दाना प्रभाव से चिंतित महिलाओं के लिए यह दवा अपेक्षाकृत
आरामदायक विकल्प बताई गई है, क्योंकि कम खुराक पर ऐसे प्रभाव बहुत कम दिखाई। शारीरिक बनावट या प्रदर्शन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिदिन 5 से 10 mg की खुराक प्रेस्क्राइब की गई है और दावा किया गया है कि इससे अन्य दवाओं की तुलना में कम एंड्रोजेनिक इफेक्ट दिखते हैं। महिलाओं को इसका उपयोग 4 से 6 सप्ताह से अधिक नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाएं विंस्ट्रोल, प्राइमाबोलान, ड्यूरोबोलिन जैसी अन्य हल्की एनाबोलिक दवा को जोड़ सकती हैं। ऐसी एनाबोलिक दवाओं के साथ मिलाने पर मांसपेशियों के निर्माण का प्रभाव अधिक तेज और स्पष्ट हो सकता है, लेकिन एंड्रोजेनिक दुष्प्रभावों का जोखिम भी बढ़ सकता है और विंस्ट्रोल के मामले में हेपेटोटॉक्सिटी यानी लीवर को नुकसान का जोखिम बढ़ सकता है। दोस्तों, मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। स्टेरॉइड्स का प्रयोग करने से कई गंभीर दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक दूसरे स्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे। हमसे जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।